अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं अपने सारे नाजरीन से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। जनाब इमरान ख़ान की तीसरी बीवी जो हालिया बीवी है, मोहतरमा बुशरा बीबी, जिसे उर्फ़ आम में पिनकी पीरनी भी कहा जाता है, उनकी एक दोस्त है फ़रहा ख़ान, फ़रहा गुजर, फ़रहा गोगी, कई नाम हैं, फ़रहत शहज़ादी, जो असल में फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखती थी। लाहौर में उनका अभी घर है। और जनाब इमरान ख़ान की जो बुशरा बीबी से शादी हुई थी वो भी उनके घर में ही तय पाई थी। तो उनके बहुत नज़दीकी ताल्लुकात थे जो पाकिस्तान की फ़र्स्ट फैमिली से। और कहा तो ये जाता है कि फ़रहा गुजर जो है उसी के कहने पर उस्मान बुज़दार को पंजाब का वज़ीर आला बनाया गया। और पंजाब का वज़ीर आला वो तो सिर्फ़ नाम का था, हकीकत में फ़रहा गुजर थी। मज़े की बात यह है कि जैसे ही इमरान ख़ान के आखिरी दिन करीब आते गए, वो उनके मतलब वो ट्रस्ट वोट हारने से 2-4 रोज़ कबल ही पाकिस्तान से भाग गई। मलिक रियाज़ ने उनको अपना जहाज़ दिया पर्सनल, वो दुबई चली गई। अब वो दुबई में आराम से बैठी हुई हैं और पाकिस्तान में उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। नैब ने, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी की है। उनके जो अकाउंट्स हैं उसमें 85 करोड़ की लेन देन का हिसाब पाया गया है। मज़े की बात ये है कि उन्होंने ये जो भी लेन देन है, ट्रांजैक्शंस जो भी हैं, वो अपने इनकम टैक्स के गोशवारों में नहीं दिखाई। अभी लोग तो अजीब अजीब बातें करते हैं। कोई बोलता है इसने 125 करोड़ वो जो रिंग रोड इस्लामाबाद का है उसमें कमाए, 600 करोड़ दूसरे एक प्रोजेक्ट में कमाए। और मतलब फिगर तो एस्ट्रोनॉमिकल हैं, ये आदमी का दिमाग घूम जाए। और सीधे सीधे लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो एक फ्रंट वूमन थी ऑन बिहाफ ऑफ बुशरा बीबी या इमरान ख़ान। वो जो भी कमाती थी वो आगे पहुंचा देती थी। अब जब तक ये इंक्वायरी होगी तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल लोग इस किस्म के अंदाज़े लगा रहे हैं। नहीं तो जनाब इमरान ख़ान को क्या ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने ख़ास प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फ़रहा गुजर का दिफा किया। और आप देखिए, उनको सुनिए, वो क्या बोलते हैं कि फ़रहा गुजर ने कौन सा गुनाह किया है कि भाई एसेट्स डिस्प्रोपोर्शनेट टू हर नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम। अब मैं नैब से पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपने फ़रहा ख़ान के ऊपर केस डाला है, ये किसी को भी पहले दिखाएं कि कोई केस बन सकता है। पहले तो क्या जी, उसकी जो वेल्थ बियॉन्ड नॉन सोर्स ऑफ इनकम है, ये सिर्फ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के ऊपर अप्लाई करती है। वो कौन सी कोई MNA या पब्लिक ऑफिस होल्डर थी? वो क्या कहते हैं कि ये जो है ना सिर्फ सरकारी मुलाजिम पे या मतलब जो पब्लिक फिगर हो उस पर लागू होता है। क्यों भाई, मैं भी जब एक असेसी हूँ, एक आम पाकिस्तानी, तो मुझे भी जितना भी कमाता हूँ वो अपने गोशवारों में दिखाना है, उसके ऊपर टैक्स भरना है। ऐसा थोड़ी है कि मैं जब दिखाऊँ 5 रुपये कमाया और कमाता हूँ 5 अरब तो उसमें कोई गुनाह नहीं है।
एक पैसा भी जिसका मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता कि ये कहाँ से आया मेरे पास, उसका मुझे जवाब देना है। हमने अपने नाज़रीन को 2 रोज़ पहले भी बताया था, 2-3 रोज़, कि कुछ 205 कनाल का रकबे का इस्लामाबाद में प्लाट है, मलिक रियाज ने फराह गुजर के नाम कर दिया। अब वो क्या कह रही हैं, मतलब उनके जो भी नुमाइंदे हैं वो क्या कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी बने। अरे बाबा, यूनिवर्सिटी बनाओ, कुछ भी करो, कोई भी आदमी किसी दूसरे को बिना किसी कंसीडरेशन के क्यों देने लगा, क्या ज़रूरत पड़ी। और सीधी सीधी बात है, मलिक रियाज एक बिल्डर है, व्यापारी है। व्यापारी 1 रुपया भी फजूल नहीं गंवाता। वो जहाँ पर रुपया लगाता है तो ये उम्मीद रखता है कम से कम उसका 1.25 रुपया 1.5 रुपया बनेगा उसमें से, ऐसे नहीं देता कोई भी। हिंदुस्तान का एक सूबा है उत्तराखंड, ये पहले यूपी का एक हिस्सा होता था, फिर बाद में यूपी को काट के अलग कर दिया गया। उत्तराखंड जो है वो चीन से और नेपाल से मिलता है, उसकी सरहदें जो हैं। तो वो उत्तराखंड बिल्कुल कश्मीर की तरह है, बहुत खूबसूरत है। यूँ कह सकते हैं कि ये भी एक किस्म का स्विट्ज़रलैंड है यहाँ का। वहाँ पे स्कीइंग होती है और गर्मियों में जाइए तो बहुत खूबसूरत है। वहाँ पर उसका जो दारुल खिलाफा है, दारुल हुकूमत है, वो देहरादून है। देहरादून तो सुना होगा आपने, इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, और आईएएस का कोर्स कराते हैं उधर, और बहुत मशहूर है, वो भी पहाड़ों से घिरा हुआ शहर है। वहाँ पर एक साहब थे, उनका नाम था ब्रिज आनंद रस्तोगी। वो कुछ साल हुए, उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद उसकी जो 2 बेटियां हैं और एक बेटा है, उसकी बेटियों को किसी ने बताया चंद रोज़ पहले अभी, जबकि उसको फौत हुए 2-4 साल बीत चुके हैं, लेकिन उसकी बेटियों को कुछ रोज़ पहले किसी ने बताया कि उसने, यानी ब्रिज आनंद ने कहा था अपनी ज़िंदगी में कि मैं चाहता हूँ कि वो एक फार्मर किसान था, उसकी कुछ ज़मीनें भी हैं भाई, उसमें से कुछ 2 एकड़ 2.1 एकड़ जो प्लॉट है, मैं चाहता हूँ कि अपने जो काशीपुर उसका गांव है, काशीपुर में जो ईदगाह है ना, उसको दे दूँ, शायद उससे मुझसे होगा, क्योंकि ईदगाह में जब भी सारे शहर के लोग ईद के रोज़ आते हैं, इकट्ठे होते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो जगह कम पड़ती है, तो बाहर उनको जगह लेनी पड़ती है। तो इसीलिए उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था कुछ लोगों के आगे कि मैं चाहता हूं कि ये जो प्लॉट है मैं ईदगाह वालों को दे दूं, ताकि वो अपनी मस्जिद बड़ी कर दें कि सारे आदमी जो हैं वो उसमें नमाज अदा कर सकें। अब जैसे ही उसकी बेटियों को ये इल्म हुआ, उन्होंने ईदगाह की जो एडमिनिस्ट्रेशन ट्रस्ट है उनसे रब्ता किया और उन्हें बताया कि हमारे वालिद साहब की ये ख्वाहिश थी, और जबकि ऐसी कोई वसीयत नहीं करके गया वो, यानी इट इज़ नॉट अ बाइंडिंग ऑन देयर डाटर्स, हिज डाटर्स, बट लेकिन वो लड़कियां कहती हैं नहीं, हमारे वालिद साहब की ख्वाहिश थी तो हम उससे तकमील तक ज़रूर पहुंचाएंगे। अब उन्होंने ये जो 2.1 एकड़ है और जिसकी कीमत आज उसकी कीमत जो है वो 1.25 करोड़ है, 1.25 करोड़ का प्लाट उन दोनों लड़कियों ने ईदगाह के ट्रस्ट को दान कर दिया। ये जो ट्रस्ट के मुंतज़मीन हैं उन्होंने उनका शुक्रिया माना है, और उन्होंने बताया कि वो जब हयात था उनके वालिद साहब जो ब्रिजानंद, तो भी हर वक्त वो मस्जिद के लिए कभी भी कोई भी ज़रूरत पड़ती थी तो वो सबसे पहले वही चंदा देता था। और अभी भी उसका जो बेटा रमेश है, कभी भी उनको कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो उसके पास चले जाते हैं तो वो दे देता है जो भी चाहिए उनको। एक ग्रुप है हिंदुस्तान का, टाटा ग्रुप, शायद आप सब ने भी सुना हो।
पारसियों का है। इनका एक कारखाना है टाटा स्टील। टाटा स्टील जमशेदपुर में है। अभी वो झारखंड में है, पहले वो बिहार का हिस्सा था। ये तकसीम से पहले से कारखाना है। और ये जो स्टील मिल है आज भी इतना कमाता है, लेकिन पहले भी 1948 में जब जापान वाले इधर आए थे उसको देखने कि उससे हम कुछ सीखें कि जापान को भी इंडस्ट्रियलाइज करें। ये अलग बात है कि वो फिर बहुत आगे बढ़ गए हिंदुस्तान से, लेकिन ये उस वक्त भी हमारी तरक्की का, हिंदुस्तान की तरक्की का एक सिंबल था। तो अभी आज उसका जो 21-22 यानी जो साल गुज़र गया, फाइनेंशियल ईयर, हमारे यहाँ 31 मार्च को साल पूरा होता है, उसके जो फिगर्स आई हैं उसमें टाटा स्टील ने एक साल में 41,749 करोड़ कमाए हैं। जबकि उनकी एक दूसरी कंपनी है जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS ने कमाया है 38,449 करोड़ और टाटा स्टील ने कमाया है 41,749 करोड़। आजकल हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी यूरोप के दौरे पर गए हुए हैं। वो कल परसों डेनमार्क में थे, पहले जर्मनी गए थे। जर्मनी के चांसलर से बातचीत की। आजकल तो ज़ाहिर है यूरोप वालों से जो भी मुज़ाकरात होते हैं तो उसमें यूक्रेन और रूस की जंग तो सबसे पहले होता है, वो उसी मसले पर ही बातें होती हैं। तो लेकिन इसकी हिंदुस्तान की अपनी भी एक ख्वाहिश है, क्योंकि वो जो डेनमार्क है ना, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आता है। ये लोग टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। वैसे भी यूरोप पूरी दुनिया में सबसे आगे समझा जाता है, और उसमें ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ तो ख़ास तौर पे आप लोगों ने एरिक्सन कंपनी का नाम सुना होगा, वोल्वो का नाम सुना होगा, नोकिया का नाम सुना होगा। ऐसी कंपनियां जो है ना वो इनके स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे वहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं। तो ये इसलिए भी गए हैं कि उनके साथ ग्रीन हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी के लिए बात करें। लेकिन हम पहले रूस और यूक्रेन की बात करेंगे। अभी जब इन दोनों ने आपस में मुज़ाकरात की है, वो जो वज़ीर आज़म हैं डेनमार्क की, उनका नाम है मिस मेटी फ्रेडरिक्सेन से इन्होंने जब भी मुज़ाकरात किए और बाद में प्रेस वालों के साथ मिले तो उन्होंने, जो मोहतरमा है वो मेटी फ्रेडरिक्सेन, उन्होंने कहा कि मैंने कहा है नरेंद्र मोदी को कि आपके रूस के साथ पुराने ताल्लुकात हैं, बराए मेहरबानी उनके ऊपर अपना प्रेशर डालिए कि वो ये जंग बंद करें। अब इसके जवाब में मोदी साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखिए जी, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जंग बंदी होनी चाहिए, लेकिन जंग बंदी कैसे हो। अभी देखिए, रूस को ये शिकायत थी कि हमारे दरवाज़े तक नाटो नहीं आना चाहिए। ये जो यूक्रेन है एक किस्म का बफर था, उसके आगे पोलैंड है, हंगरी है, ये लोग तो पहले ही नाटो के मेंबर बन चुके हैं। अब अगर यूक्रेन भी नाटो का मेंबर बन गया तो फिर इसका मतलब हो तो उसकी सरहद तक उसके मिसाइल पहुंच जाएंगे और सरहद तक नाटो की फ़ौजें भी पहुंच जाएंगी। खैर, हम इसकी ये कहने के साथ हम ये जस्टिफाई नहीं करते, हम रूस का दिफा नहीं करते, हम उसकी मजम्मत करते हैं। रूस को कोई हक नहीं पहुंचता, 1% भी हक नहीं पहुंचता कि यूक्रेन के ऊपर हमला करता, और अब तक कर रहा है। और कितनी जानों का ज़िया हुआ है और कितनी इमलाक का नुकसान हुआ है, बहुत दुख होता है। लेकिन जो यूक्रेन है या उसका जो सदर है ज़ेलेंस्की, उसको भी रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, हकीकत को तस्लीम करना चाहिए कि भाई मैं इतनी ताकत नहीं रखता कि एक सुपर पावर के साथ मुकाबला कर सकूं। हमारी नज़रों में, हमारी मतलब सोच में ये था कि अगर वो
रूस की ये बात मान लेता। और उसके बाद मज़े की बात यह है कि उसके बाद कई मरतबा उनके मुज़ाकरात भी हुए हैं दोनों ममालिक में, जिसमें रूस की सिर्फ यही डिमांड है कि आप एक तो यूरोपियन यूनियन का मेंबर मत बने और दूसरा नाटो का मेंबर मत बने, लेकिन वो है कि इसके लिए तैयार ही नहीं। और यूरोप और अमेरिका तो और उकसा रहे हैं, उल्टे हथियार भेजते जा रहे हैं उधर, ताकि जंग चलती ही रहे और उनकी जो फैक्ट्रियां हैं वो कमाती रहें जो हथियार बनाती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि दोनों को अक्ल का मुजाहरा करना चाहिए, अक्ल से काम लेना चाहिए। अगर हम रूस को कहते हैं कि आप जंग बंद कीजिए, तो ज़ेलेंस्की को भी, यूक्रेन के सदर को भी कहना चाहिए कि आप मान जाइए। और क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप नाटो के मेंबर नहीं बने। अब भी अगर वो नाटो का ये बात नहीं करता तो शायद, हम यकीन से तो नहीं कह सकते, शायद वो पुतिन उसके ऊपर हमला नहीं करता। और दूसरा सुनने में आया है कि पुतिन को कैंसर है और वो अस्पताल में एडमिट होकर ऑपरेशन कराने जा रहा है। कुछ रोज़ के लिए उसने अपनी जो चार्ज है किसी दूसरे साहब को हवाले कर दी है। अब देखिए ना, इंसान की जान का भी कोई भरोसा नहीं, लेकिन वो है कि दूसरों की जान के दर पे है। और अब तक 55 लोग तो बेघर हो चुके हैं यूक्रेन में, और कई हज़ार लोग अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आप सभी भाई और बहनों से प्रोग्राम को ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा, लेकिन प्रोग्राम पूरा करने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी एक मर्तबा फिर कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी फ़ौरन से विक्के विलेज को सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।